गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज से हम आपके लिए एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी यहाँ 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। याद रखना सभी क्वेश्चंस वन लाइनर रहेंगे, जिससे कि आपका जो समय है वो भी कम लगे, क्योंकि एग्जाम करीब है। तो यार हाँ, वन लाइनर क्वेश्चंस सबसे बेस्ट रहेंगे एमसीक्यू के टाइम में, क्योंकि हम एमसीक्यू करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम भी हमारा चला जाता है। तो इसलिए याद रखना ये सीरीज़ में केवल हम वन लाइनर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिसमें यहाँ हॉर्टिकल से संबंधित आपके सभी पोर्शंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट है और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा इसे और पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा का शब्द होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ऐसा मान लीजिए कोई सा भी वर्ड है जिसके पीछे कल्चर जुड़ा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर और पीसी कल्चर। तो ऐसे जितने भी वर्ड है जिनके पीछे क्या जुड़ा है, कल्चर जुड़ा है, तो वो सभी याद रखिएगा किस भाषा के शब्द होते हैं या फिर किस भाषा के शब्द से लिया गया होता है। वो होता है यहाँ लैटिन भाषा के शब्द से। किससे लिया होता है यहाँ? लैटिन भाषा के शब्द से लिया होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजी, जूलॉजी, तो मतलब यहाँ इन वर्ड के पीछे क्या जुड़ा है? लॉजी जुड़ा है। तो मान लीजिए ऐसा कोई सा भी वर्ड है जिसके पीछे क्या जुड़ा है? लॉजी, तो वो सभी किस भाषा के शब्द होते हैं? यहाँ ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे वर्ड जिनके पीछे कल्चर जुड़ा होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, पीसी कल्चर, ओलेरिकल्चर, तो वो सभी किस भाषा के शब्द होते हैं? लैटिन भाषा के। और ऐसे कोई सी वर्ड जिसके पीछे लॉजी वर्ड जुड़ा होता है तो वो सभी किस भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा इस जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है तो इसका एक अपवाद होता है, वो होती है यहाँ पोमोलॉजी। कौन सा होता है यहाँ? पोमोलॉजी। अब याद रखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी किसे बोला जाता है? फलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है, फल विज्ञान कहलाता है। तो अब ये कैसे अपवाद है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ जो पोमोलॉजी है ये मुख्यतः दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पोमम, एक होता है लोगस। पोमम प्लस लोगस से मिलकर यहाँ पोमोलॉजी बना होता है। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट वर्ड है पोमम, तो ये किस भाषा का शब्द होता है? ये तो होता है यहाँ लैटिन भाषा का शब्द। और जो लोगस होता है, ये लोगस वर्ड किस भाषा का शब्द होता है? ये होता है यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पोमोलॉजी, जो कि हमारा शॉर्ट ट्रिक का अपवाद है, क्योंकि यहाँ पोमोलॉजी क्या होता है? लैटिन का भी होता है और ग्रीक भाषा का शब्द भी होता है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी हमने बात की है कि फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि मानव को प्रतिदिन भोजन में कितने फलों का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ तो यार हाँ कितने फलों, ये कितने फल नहीं है, ठीक है, यानी संख्या में नहीं पूछा रह गया है, यहाँ पर आपसे पूछा है क्वांटिटी, कि कितने ग्राम आपको प्रतिदिन भोजन का ग्रहण करना चाहिए या फिर 100 फल होता है उनका सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो कि मान लीजिए एक और रिक्वायरमेंट दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं जो सब्जियां खाते हैं वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी खानी चाहिए, तो याद रखिएगा 300 ग्राम। अब 300 ग्राम यहाँ वेजिटेबल्स यहाँ स्टेम वाली भी आ जाती है, लीव्स वाली भी आ जाती है, पल्सेस भी आ जाती है, मतलब यहाँ सभी जो भी होती है जैसे कि क्रॉप्स होती है, वेजिटेबल्स होती है, तो इन सभी में यहाँ 300 ग्राम हमको खाना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कितने फल, यानी कितनी क्वांटिटी के फल को हम प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए, तो होता है यहाँ 85 ग्राम। कितना होता है? 85 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अब याद रखिएगा विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी का सबसे पहले तो याद रखिएगा रासायनिक नाम क्या होता है, कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है यहाँ एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? यहाँ स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कौन सा स्थान भारत का, तो भारत का होता है द्वितीय स्थान। कैसा स्थान होता है? सेकंड स्थान होता है। लेकिन बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया ऐसा है कि विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में भारत का
तो कौन सा स्थान है? द्वितीय, सेकंड। लेकिन फर्स्ट स्थान किसका है? तो यहाँ फर्स्ट स्थान चाइना का होता है, चीन का होता है। याद रखिएगा, फल व सब्जी उत्पादन में फर्स्ट स्थान तो किसका है? चीन का है। और सेकंड स्थान किसका होता है? यहाँ भारत का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन B2 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मतलब यहाँ रासायन नाम आपसे पूछा गया है। जो विटामिन B2 होता है यहाँ B कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसके कई होते हैं कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, विटामिन B5 होता है, 6 होता है और 12 होता है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? यहाँ B कॉम्प्लेक्स के पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशली पूछा गया है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं विटामिन B2 तो इसका आता क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं विटामिन B1 तो विटामिन B1 का क्या होता है? थायमिन होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन B3 तो इसका होता है नियासिन निकोटिनिमाइड होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन B5 तो इसका क्या होता है? यहाँ पायरिडोक्सिन होता है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए व विटामिन वी का मुख्य स्रोत क्या होता है? मतलब कौन सा फ्रूट होता है? तो होता है यहाँ आम होता है। और याद रखना, आम को किस नाम से जाना जाता है? बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमें आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि बाथरूम फल के नाम से किस फल को जाना जाता है? तो बाथरूम फल यहाँ आम को ही बोला जाता है। किसे बोला जाता है? यहाँ आम को ही बोला जाता है, मैंजिफेरा इंडिका को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एनीमिया या खून की कमी से कौन से विटामिन की कमी से होता है? याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया एनीमिया, रक्त अल्पता रोग होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है यहाँ विटामिन B6 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये याद रखना बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है? हाँ लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? हाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोबारा से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या फिर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा। अब याद रखें, यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट को हम क्लियर करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आपसे एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, तो ये स्थित है यहाँ कासरगोड मतलब केसरगोड केरल में स्थित है। देख लीजिए एक और बार, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान यह है नागपुर उत्तर प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, तो ये होती है केसरगोड केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है? तो याद रखिए, राष्ट्रीय फल किसे बोला जाता है? आम को ही बोला जाता है। और आम का हमने आपको एक और उपनाम बताया था। राष्ट्रीय फल के साथ साथ यहाँ बाथरूम फल भी किसे बोला जाता है? आम को ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो अगर हम बात करते हैं कब हुई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, याद रखा यहाँ पर केवल आपसे पूछा गया एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित होता है? तो एरिड हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थित होता है यहाँ बीकानेर में। कहाँ पर स्थित होता है? बीकानेर में स्थित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि फूल या अलंकृत पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूल या अलंकृत पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नर्सरी से खरीदते समय फल वर्गीय पौधे की उपयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए? याद रखिए, यहाँ पर पूछा गया आपको एज के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर आपको आयु के बारे में पूछा गया है। याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको खुद का क्या करना है, एक बगीचा लगाना है, तो उसमें अगर आप मान लीजिए कोई सा भी, जैसे कि अमरूद का ले रहे हो या फिर किसी का भी, जैसे कि नर्सरी में से लेना है, ठीक है, तो याद रखिए उसकी जो एज होनी चाहिए, जो मिनिमम एज होनी चाहिए जिसे आप पौधे को खरीद रहे हो, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? हाँ, 1 से 2 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? हाँ, 1 से 2 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नर्सरी में पौधे की ग्रेडिंग कैसे की जाती है? अब यहाँ पर याद रखिए, पौधे की ग्रेडिंग करना
सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा ग्रेडिंग होती क्या है। तो ग्रेडिंग का मतलब होता है यार, हाँ मान लीजिए कोई सा भी पौधा है, ठीक है, तो कोई सा भी पौधा है वो अच्छा है या फिर नहीं है, कोई सा पौधा है वो अच्छा है या फिर नहीं है, तो उसकी पहचान यहाँ ग्रेडिंग के माध्यम से की जाती है। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो कि मान लीजिए सबसे अच्छे जो अनार होते हैं वो अलग कैटेगरी में रखे होते हैं, उसके बाद में मान लीजिए कि सड़े गले होते हैं वो अलग में रहते हैं, तो इसी को बोलता है ना ग्रेडिंग करना। और ये आपने अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा जब भी आप मंडी में जाते हो, जैसे कि सब्जी मंडी वगैरह, तो वहाँ पर क्या होती है यहाँ उनकी ग्रेडिंग वाइज उनको जमाई जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उनकी रेट फिक्स करते हैं। जैसे कि याद रखिएगा कि वही अनार उसी दुकान पे यहाँ एक तो 60 का मिल रहा है, एक 50 का मिल रहा है, एक 40 का मिल रहा है। तो यहाँ ये 60, 50 और 40 मूल्य क्यों रखा गया उनका, क्योंकि यहाँ 60 के सबसे बेस्ट रहेंगे, उससे छोटे यहाँ 50 के, और थोड़ी बोले जो यार हाँ थोड़े बहुत गले सड़े रहते हैं उनको वो कम रेट पर बेच देते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलता है ग्रेडिंग करना, ठीक है। अच्छे खासे समझ गए होंगे ग्रेडिंग क्या होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है नर्सरी से पौधे की ग्रेडिंग कैसे की जाती है, तो ये की जाती है यहाँ तने की मोटाई व ऊंचाई से की जाती है। किससे की जाती है, तने की मोटाई व ऊंचाई से की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य वानस्पतिक भागों द्वारा पौधे तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं बीज के अतिरिक्त, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीज से जो पौधा उत्पन्न होता है उसे बोलता है बीजू पौधा। यहाँ बीज से जो पौधा उत्पन्न होता है उसे तो हम बोलते हैं बीजू पौधा, लेकिन बीज के अतिरिक्त मान लीजिए जैसे कि स्टेम से हो रहा है, कोई लीव्स से भी हो जाता है, कोई यहाँ स्टेम की कटिंग करके भी उससे हो जाता है। तो अगर मान लीजिए इन सभी से कोई पौधा उत्पन्न हो रहा है तो उसे किस नाम से जाना है, उसे बोलता है अलैंगिक प्रवर्धन या लैंगिक प्रवर्धन। याद रखिएगा लैंगिक में तो आ जाता है मुख्यतः बीज, या फिर अलैंगिक में याद रखना जैसे कि स्टेम भी आ सकता है, लीव्स भी आ सकती है, कोई सा भी प्लांट पार्ट आ सकता है, जैसे कि राइजोम्स होते हैं, सकर्स होते हैं, इनसे क्या होता है हम नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर याद रखना आपको वानस्पतिक भाग, जैसे कि वानस्पतिक भाग कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल कि सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर 20 क्वेश्चन कि किसके द्वारा स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन होता है। तो स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपोजिशन कैसा है, जो प्रवर्धन कैसा है, ये कैसा है, रनर्स के द्वारा कैसा है, किसके द्वारा कैसा है, रनर्स के द्वारा कैसा है। अगर हम बात करते हैं डहेलिया, जमीकंद, ग्लेडियोलस, तो इनका जो प्रोपोजिशन कैसा है, ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, कॉर्मस के द्वारा कैसा है। अगर हम बात करते हैं केला, हल्दी, अदरक का जो प्रवर्धन कैसा है, जो प्रोपोजिशन कैसा है, ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, राइजोम या प्रकंद के द्वारा कैसा है। अगर हम बात करते हैं आम में प्रवर्धन, तो ये कैसा है, यहाँ इनर्चिंग के द्वारा, स्टोन ग्राफ्टिंग के द्वारा और सॉफ्टवेयर ग्राफ्टिंग या फिर विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा कैसा है। याद रखिए ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये होते हैं यहाँ वानस्पतिक प्रवर्धन, ठीक है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, वानस्पतिक जो प्रवर्धन होते हैं उन सभी के एग्जाम्पल है, ठीक है। याद रखिएगा कि एक और बात देख लीजिए कि स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा कैसा है, रनर्स के द्वारा कैसा है या फिर ऊपरी भूस्थारी के द्वारा कैसा है। अगर हम बात करते हैं डहेलिया, जमीकंद, ग्लेडियोलस, तो इन सभी का प्रवर्धन किसके द्वारा कैसा है, कॉर्म या घनकंद के द्वारा कैसा है। अगर हम बात करते हैं केला, हल्दी, अदरक, तो इन सभी का प्रोपोजिशन या फिर प्रवर्धन किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, प्रकंद या राइजोम के द्वारा कैसा है। और अगर हम बात करते हैं आम में, तो आम में जो प्रवर्धन कैसा है, जो प्रोपोजिशन कैसा है, ये कैसा है, हरा इनर्चिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या फिर विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बेर में किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं बेर, तो यहाँ बेर में यहाँ किसके द्वारा किया जाता है, बर्डिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं आंवला, तो याद रखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आंवले में मुख्यतः किस विधि द्वारा प्रवर्धन कैसा है। तो आंवले में किसके द्वारा कैसा है, प्रोपोजिशन प्रवर्धन, ये कैसा है, पेच बडिंग के द्वारा कैसा है, किसके द्वारा कैसा है, पेज बडिंग के द्वारा कैसा है। और आम से भी पूछा आता है आपको एक क्वेश्चन कि आम में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है प्रवर्धन के लिए, वो लिया जाता है हम विनियर ग्राफ्टिंग लिया जाता है। आम में सबसे ज़्यादा प्रोपोजिशन किस मेथड के द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है हम विनियर मेथड के द्वारा किया जाता है। और आंवले में किसके द्वारा कैसा है, आंवले में पेज बडिंग के द्वारा कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विधि जिससे सबसे अधिक पौध तैयार किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ उसे बोला जाता है टिश्यू कल्चर। याद रखिएगा वह मेथड जिससे सबसे अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं उसे बोला जाता है यहाँ उत्तक संवर्धन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेखांकन की उपयुक्त मेथड कौन सा होता है। यहाँ पर आपको एक स्पेशल क्राइटेरिया दे रखा है, स्पेशल आपको एक विशेषता दे रखी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं कंटूर मेथड।
कौन सा हम यूज़ करते हैं यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में रेखांकन, मतलब यहाँ आपको एक बगीचा लगाना है, एक ऑर्चार्ड आपको एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, वो होता है यहाँ कंटूर मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में किन्नौ उत्पादन में कौन से अग्रणी जिले हैं। याद रखिए कि किन्नौ, तो किन्नौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, यहाँ गंगानगर व हनुमानगढ़ में लिया जाता है। याद रखिएगा कहाँ पर लिया जाता है, किन्नौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये लिया जाता है गंगानगर व हनुमानगढ़ में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि से कितने प्रतिशत अधिक फल वृक्ष लगाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर तुलना आपस में की जा रही है। याद रखिएगा किस किस की तुलना की जा रही है यहाँ पर, कि एक होती है षटभुजाकार मेथड, एक होता है वर्गाकार मेथड। तो इसमें पूछा गया है कि षटभुजाकार जो मेथड होता है तो इसमें वर्गाकार से कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ 15% अधिक पौधे, क्योंकि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि वर्गाकार में तो हम क्या करते हैं, 4 प्लांट को एक साथ हम ग्रो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसी शेप में हम ग्रो करते हैं। और अगर हम बात करते हैं षटभुजाकार, तो इसमें हम क्या करते हैं, 6 पौधों को एक साथ हम ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, 6 पौधों को एक साथ हम ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ जो षटभुजाकार मेथड होता है, हेक्सागोनल जो मेथड होता है, तो इसमें यहाँ वर्गाकार विधि की तुलना में क्या होता है, 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिए ये भी कई बार आपसे पूछा गया, एक रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूरक विधि में पूरक पौधे के रूप में सबसे उपयुक्त क्या है। तो यहाँ पूरक मेथड, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये भी समझना होगा पूरक मेथड होता क्या है। तो पूरक मेथड, ठीक है, तो पंचभुजाकार वृक्ष मेथड होता है, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पूरक विधि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा पूरक विधि, या फिर आप बोल सकते हो पंचभुजाकार जो मेथड होता है इसे बोला जाता है पूरक विधि। क्योंकि याद रखिएगा जो मान लीजिए ये वर्गाकार है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक और अलग वृक्ष लगा देते हैं, वो सबसे बीच में लगाते हैं। अब ये क्यों लगाया जाता है, पूरक मेथड या फिर पूरक जो वृक्ष होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है इसको लगाने का, ये होता है हाँ जो हमारा जो मेन वृक्ष है, मान लीजिए वो 1 या फिर 3 साल में वृक्ष में फल आ रहे हैं, ठीक है, तो उन 3 सालों में क्या करेंगे, 3 साल तो हम बैठे नहीं रह सकते ना, क्योंकि हमें जो मान लीजिए कोई सा भी हमारा बगीचा है तो उसमें हमें खर्च करने की ज़रूरत रहेगी, हमारी कॉस्ट ही लगती जाएगी, तो हमारी इनकम तो हो ही नहीं रही। तो इसी यानी जो ऐसी कमी होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ऐसा कोई यहाँ पर हम फल वृक्ष लगा देते हैं, जिससे क्या होती है, साल भर हमें इनकम होने लगती है या फिर फल प्राप्त होने लगते हैं। तो इसी वृक्ष को मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्लांट लगाया जाता है बीच में, तो इसी को बोला जाता है यहाँ पूरक पौधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, पूरक पौधा बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं जो सबसे बेस्ट रहता है पूरक पौधे के रूप में, वो कौन सा होता है, पपीता होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि 11 या 12 मंथ में पपीता क्या दे देता है, फल दे देता है, जिससे कि हमको हमारी एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग कितने अधिक पौधे पूरक विधि से रोपित किए जा सकते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा पूरक विधि में, तो पूरक विधि में हम क्या कर रहे हैं, केवल एक ही तो एक्स्ट्रा प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर पूछा है पंचभुजाकार मेथड से वर्गाकार की तुलना, तो इसमें केवल यहाँ 2 वृक्ष मतलब यहाँ 2% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं षटभुजाकार से इसकी तुलना, तो षटभुजाकार में कितने लग रहे हैं, 115 पौधे लग रहे हैं, और वर्गाकार में कितने लग रहे हैं, 100 प्लांट लग रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं वर्गाकार और पंचभुजाकार मतलब पूरक विधि की। तो इसमें क्या होता है, यहाँ इसमें मान लीजिए वर्गाकार में तो क्या लगेंगे, वर्गाकार में क्या करेंगे, 100 लगेंगे, तो इसमें क्या होता है, पूरक पौधे में 102 प्लांट लगेंगे, मतलब यहाँ केवल 2% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं पूरक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शहर के नज़दीक फलीय पौधे लगाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है। यहाँ पर आपको दे रखा है शहर के नज़दीक। अब आपको ये तो पता होगा कि जो शहर के नज़दीक मान लीजिए कोई भी आपका फील्ड है, कोई भी खेत है, तो उसकी वैसे ही इनकम ज़्यादा होती है। इनका मतलब अगर मान लीजिए आप उसे बेचना चाहते हो तो उसकी कॉस्टली कितना होता है, आप सभी को पता है कि वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली रहता है। तो ऐसी कॉस्टली ज़मीन पर हम याद रखना कि कौन से मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है, वो होता है यहाँ षटभुजाकार होता है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ जो खेत की इनकम है मान लीजिए, या फिर खेत के जो कॉस्टली है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपका जो खेत है या फिर कोई सा भी मान लीजिए प्लाट है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका बगीचा है, तो इसके आसपास शहर भी तो है ना, तो आपको ज़्यादा उसके लिए कॉस्ट काफ़ी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ही क्या है, मार्केट है। तो मेन मार्केट में आप जाके आसानी से बेच सकते हो,
ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ षटभुजाकार लेंगे, क्योंकि षटभुजाकार में सबसे ज़्यादा पौधे होंगे। अगर पौधे अधिक होंगे तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी, और इनकम अच्छी है तो फिर तो चंगी ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग, तो यहाँ एक होता है ऊपर वाला पार्ट, एक होता है नीचे वाला पार्ट। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एक होता है, मान लीजिए ऊपर वाला पोर्शन, एक होता है नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस ऊपर वाले पोर्शन को तो क्या बोला सा है, सायोन बोला सा है, सांकुर बोला सा है, सायोन या सांकुर बोला सा है। और इसको बोला सा है यार हाँ रूट स्टॉक, क्या बोला सा है, इसे मूल वृंत बोला सा है, रूट स्टॉक बोला सा है। क्या बोला सा है इसे, रूट स्टॉक, सायोन और रूट स्टॉक, हाँ रूट स्टॉक इसे बोला सा है, मूल वृंत इसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फल व सब्जियों को किससे बचाने के लिए धुआं करना, सिंचाई करना, गंधक के अम्ल का छिड़काव करना उपयुक्त होता है। तो होता है यहाँ पाला। अब यहाँ पाला से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, धुआं कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं और गंधक के अम्ल के छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पपीता फल वृक्ष पर पाले का प्रभाव कैसा रहता है। मतलब यहाँ पाले का जो इफेक्ट रहता है पपीता पर, ये कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, अनइफेक्टिव होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं पपीता पर पाला का जो प्रभाव रहता है ये अधिक रहता है। मतलब यहाँ अगर पाला पड़ जाता है तो पपीता उससे इफेक्टिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पपीता व अंगूर पौधे कौन से होते हैं। मतलब एक लिंगाश्रय होते हैं या फिर द्विलिंगाश्रय होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पपीता और अंगूर, तो ये सभी क्या होता है, एक लिंगाश्रय होते हैं, डायोसियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके कारण असंगतता, स्वबंधितता और संगीकरण है। तो ये सभी यार हाँ, इन सभी के कारण क्या होता है, एफलन की समस्या आ जाती है। जो हमारा बगीचा होता है तो उसमें क्या होता है कि सेल्फ इनकम्प्लीटी, सेल्फ स्टेरिलिटी और हाइब्रिडिटी, इन सभी के कारण क्या होता है, एफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोटो एंट्री अवस्था किसमें पाई जाती है। अब यहाँ पर यहाँ एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, प्रोटो एंट्री। तो सबसे पहले इसको आपको समझना होगा कि एक होती है प्रोटो एंट्री, एक होता है प्रोटोगाइनी। तो गाइनी का मतलब तो क्या होता है, एक होता है यहाँ प्रोटोगाइनी, एक होता है प्रोटो एंट्री। तो एंट्री का सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई सा एक मादा होता है, एक होता है नर होता है, पुष्कर्म होता है ना, नर पुष्कर्म होता है, एक होता है मादा पुष्कर्म होता है। तो याद रखिए, ऐसी अवस्था जिसमें नर पुष्कर्म पहले पकता है तो उसे बोला जाता है प्रोटो एंट्री। याद रखिएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो पुष्कर्म या फिर जननांग, नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है। प्लांट के भी अलग अलग जननांग होते हैं। तो याद रखिएगा, मादा से पहले नर जननांगों का या फिर नर पुष्कर्म का परिपक्व होना क्या कहलाता है, प्रोटो एंट्री कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए कि मादा जननांग या फिर मादा पुष्कर्म से पहले नर जननांग या फिर नर पुष्कर्म का पकना क्या कहलाता है, यहाँ प्रोटो एंट्री कहलाता है। और इसके विपरीत, जैसे कि यहाँ नर पुष्कर्म या फिर नर जननांगों से पहले मादा जननांग या फिर मादा पुष्कर्म का पकना क्या कहलाता है, प्रोटोगाइनी कहलाता है। याद रखिएगा कि नर का पहले पकना प्रोटो एंट्री और मादा का पहले पकना प्रोटोगाइनी कहलाता है, ठीक है। दोनों याद रहेंगे, याद रखें, ये दोनों ही आपको टर्म अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि यहाँ इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फल वृक्षों में फलन के लिए कौन सा अनुपात उत्तरदायी होता है, कि यहाँ जो फल लगते हैं वो किस पर इफेक्टिव रहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन का जब रेशियो सही अनुपात में होता है तो उससे यहाँ जो एफलन की समस्या है ये उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यहाँ जो फलन है ये अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके विपरीत कि मान लीजिए एफलन की जो समस्या आती है तो उसका भी एक मेन कारण होता है कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो। याद रखिएगा, अगर आपको ये पूछा आता है क्वेश्चन में कि एफलन का कारण बताइए, तो आप ऐसे बता सकते हो कार्बन और नाइट्रोजन का असमानुपात, यहाँ असमानुपात मतलब सही अनुपात में इनका नहीं होना ही क्या कहलाता है, एफलन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधे के वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियां कलम और हवाई दाब में मूल उत्पत्ति को शीघ्र एवं सुगमता के लिए विकसित करने वाली कौन सी या फिर किसका प्रयोग कैसा है। तो ये कैसा है, IBA मतलब है इंडोर ब्यूटारिक अम्ल का यूज़ किया है। और आपको ये तो पता होगा कि IBA का सबसे पहले तो यार यहाँ रासायनिक नाम क्या होता है, ट्रेड नेम क्या होता है, तो इसका होता है यहाँ रूटेक्स होता है। यार हाँ, IBA मतलब इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का क्या होता है, रूटेक्स होता है, ठीक है। और IBA का जो मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है, ये क्या होता है, यहाँ जड़ों को
जल्दी से विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर यही तो आपसे पूछा गया है कि मूल उत्पत्ति को शीघ्र करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, तो IBA का प्रयोग कैसा है। मूल उत्पत्ति को शीघ्र करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, IBA या रोटेक्स का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों में कोशिका विभाजन में कार्य कौन से हार्मोन सहायक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया सेल डिवीजन के लिए। अब सेल डिवीजन जो मेजर फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है, वो किसका होता है, साइटोकाइनेस का होता है। याद रखिएगा, मूल उत्पत्ति को शीघ्र करना किसका कार्य होता है, IBA या रोटेक्स का होता है। और अगर हम बात करते हैं कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के साथ साथ उनकी लंबवत आकार बढ़ाने में, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है यहाँ जिब्रेलिन हार्मोन होता है, जो कि यहाँ कोशिका विभाजन के साथ साथ क्या करता है, आकार को बढ़ाने में भी सहायता करता है। और अगर हम बात करते हैं कौन सा अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, तो यहाँ ग्रोथ रिटार्डेंट वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है एब्सिसिक अम्ल होता है, ABA होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। अगर हम बात करते हैं फूल व फलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, तो ये कैसा है, NAA नैफ्थलिक एसिटिक एसिड 2,4-D या फिर जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग कैसा है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार कि फूल और पत्तियों या फिर फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ नैफ्थलिक एसिटिक एसिड या फिर 2,4-D या फिर जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग कैसा है, फूल व पत्तियों को झड़ने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फूलों को बीज रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, तो इसका प्रयोग कैसा है, ऑक्सीजन वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग कैसा है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन नियंत्रक या फिर जो ग्रोथ रिटार्डेंट्स होते हैं उनका मुख्यतः प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको BHU में भी पूछा गया है। आपने देखा होगा कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, इथाइलिन का कैसा है, किसका प्रयोग कैसा है, इथाइलिन का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो कि कौन प्याज के अंकुरण को स्थगित करता है, मतलब यहाँ प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है यहाँ मैलिक हाइड्रोजाइड का। और याद रखिए कि ये आपको फील्ड में यूज़ नहीं करना, बल्कि जो स्टोरेज किया जाता है जब प्याज का, तो उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ एक नई नई कलिकाएँ निकल आती है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा टाइम रख देते हैं प्याज को, तो उससे क्या होता है, नई नई कलिकाएँ निकलती है। तो इन कलिकाओं को निकलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हैं, MH का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, स्टोरेज में प्याज के अंकुरण ना हो, इसको रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, MH का प्रयोग करते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंगूर की बीज रहित किस्मों से अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए किसका छिड़काव करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ जिब्रेलिक अम्ल की 15 से 25 ppm मात्रा। यहाँ अंगूर की बीज रहित किस्मों से अधिक पैदावार लेने के लिए किसका छिड़काव किया है, जिब्रेलिक अम्ल का 15 से 25 ppm क्वांटिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम, केला, पपीता कौन से फल होते हैं। अब याद रखिए, यहाँ पर पूछे आम, केला और पपीता कौन से फल है, एक होता है क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो ये दोनों किस प्रकार के होते हैं, मतलब आम हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, तो ये क्या होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। कौन से होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। अब याद रखिए, एक तो होता है क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो क्लाइमेट्रिक को क्या होता है, मान लीजिए अधपकी अवस्था में क्या होता है, पौधे से तोड़ लिया जाता है। क्लाइमेट्रिक जो यहाँ फल होते हैं उनको क्या करते हैं हम, जो पौधा होता है इसका मदर प्लांट होता है, उससे क्या करते हैं यहाँ अधपकी, जब ये आधे पक जाते हैं तो अधपकी अवस्था में इन्हें तोड़ लिया जाता है। और अधपकी अवस्था के बाद में यहाँ कुछ हार्मोन्स के सहायता से, कुछ हार्मोन्स की सहायता जैसे कि इथाइलिन हुआ, तो इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इनको पका लिया जाता है, इनको पका दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन क्लाइमेटिक, जैसे कि नींबू वर्गीय, जितने भी होते हैं नींबू वर्गीय, उनको पकाया नहीं जा सकता, वो सभी क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। अब नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ये भी आपको समझना होगा। तो नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपने ऐसा किया कि उनको अधपकी अवस्था पर ही मदर प्लांट से तोड़ लिया, तो अगर आप पकाना चाहते हो इथाइलिन के माध्यम से तो नहीं पकेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ वो जो उनका मदर प्लांट होता है उसी पर ही रहते हैं, उसी पर पकते हैं, उसी के बाद में उन्हें तोड़ा जाता है। ठीक है, उन्हें अधपकी अवस्था में तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर अधपकी अवस्था में तोड़ने के बाद उसे पकाया नहीं जा सकता, उन्हें बोला जाता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि कौन से नॉन क्लाइमेटिक फल है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि नींबू वर्गीय, जिनका पेड़ से तोड़ने के बाद पकाना संभव नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अंगूर हुआ, अनार हुआ और नींबू हुआ। और याद रखिए, नींबू यहाँ सबसे अच्छा उदाहरण है, ये आपको कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको जरूर याद रखें। नींबू क्या होता है, एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होता है।
ठीक है, तो आज के लिए बस सुना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दें एक लाइक, इस वीडियो को दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।